जनवाड़ी न्यूज़ के संवाद कार्यक्रम में आज हम अपने दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करेंगे। उन्हें आज एक बेहतरीन फनकार से उनकी मुलाकात कराएंगे और मुंबई की माया नगरी में कैसे सफल हुआ जाता है ये टिप्स भी उन्हें मिलेगा। इसके साथ ही और भी कुछ निजी ज़िंदगी की बातें भी हम उस फनकार से साझा करेंगे। एक बात और हम अपने दर्शकों को बताएंगे, ये जिस फनकार से हम आपकी मुलाकात कराएंगे, आपसे रूबरू कराएंगे, वो कोई आम फनकार नहीं है। 400 से अधिक सीरियल्स में काम करने वाले और 40-45 फिल्मों में काम करने वाले और हर तरह की अदाकारी निभाने वाले उस फनकार को आप रोज़ देखते हैं। मैं नाम नहीं बताऊंगा, हम चाहेंगे कि आप खुद अपना परिचय देंगे, लेकिन इससे पहले जनवाड़ी न्यूज़ गॉडविन मीडिया समूह का मीडिया ग्रुप है। हमारा दैनिक जनवाड़ी के नाम से न्यूज़पेपर भी है, अखबार भी है, जिसमें संवाद कॉलम आता है और उसी संवाद कॉलम के अंतर्गत यह साक्षात्कार का कार्यक्रम हमारा चल रहा है। बस दो शब्द हम कहेंगे कि कभी खामोश, कभी गमगीन, कभी सैलाब नज़र आती है। कभी खामोश, कभी गमगीन, कभी सैलाब नज़र आती है। ये ज़िंदगी भी कलाकार है, शायद हर रोज़ नया किरदार नज़र आती है। ये शब्द हमारे जो मेहमान हैं इनके ऊपर फबती है, सटीक बैठती है। और सबसे पहले हम अपने मेहमान का जनवाड़ी स्टूडियो में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं और इनसे जानते हैं परिचय। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं गॉडविन ग्रुप और जनवाड़ी न्यूज़ का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और उसके बाद मैं अपने मेरठ के तमाम चाहने वालों का भी दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं यही कहूँगा मेरठ के लिए कि हुजूर आप सबकी दुआएं, प्यार और आशीर्वाद से मैं उस मुंबई की माया नगरी में पहुंच पाया हूं। क्योंकि अगर आप ना होते तो हमें गज़ल कौन कहता और हमारे इस चेहरे को कमल कौन कहता। ये तो करिश्मा है हुजूर मोहब्बत का, वरना हम पत्थरों को ताजमहल कौन कहता। और मैं गिरीश थापर, जनवाड़ी में जब प्रिंट मीडिया मेरे को बहुत छापा, उससे पहले भी सभी लोगों ने मुझे प्यार स्नेह आशीर्वाद दिया और मैं बार बार इस गॉडविन ग्रुप के जनवाड़ी न्यूज़ में आना चाहता हूँ। क्यों कहते हैं कि तेरे नज़रे पाक को आंखों में बसा रखा है, हमने एक अलग काबा बना रखा है, एक कशिश खींच के लाती है तेरे मैखाने तक, वरना साकी तेरे मैखाने में क्या रखा है। धन्यवाद गिरीश थापर जी। और सबसे पहला सवाल हमारा आपसे ये होगा, हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि मेरठ से मुंबई का सफ़र आपने कैसे तय किया। ये फील्ड आपका नहीं था, आप व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे, घर वालों का इंटरेस्ट कहीं और था जी। आपके दिमाग में ये कहाँ से बातें आई? उस समय इतना पॉपुलर भी नहीं थी फिल्मी दुनिया। जी जी। और उस समय आपने इतना बड़ा चैलेंज कैसे लिया? वैसे तो कहते हैं कि होई है वही जो राम रचि राखा, जो ईश्वर को मंजूर होता वही है। लेकिन कभी कभी मन के अंदर ख्याल आता था कि यार कुछ अलग करने की चाह ने मुझे इस फील्ड की तरफ जाने को प्रेरित किया। क्योंकि मैं 9 से 5 के लिए शायद बना नहीं था, मेरे बस की नहीं था, मैं कर नहीं पा रहा था और बार बार मन मुंबई या मतलब थिएटर की तरफ जाने को था। तो मैंने पहले थिएटर किया, फिर यहाँ दिल्ली दूरदर्शन में भी काफ़ी काम किया। फिर हमारे कुछ मित्र, हमारे भाई जो पहले मुंबई में थे, उनसे संपर्क किया कि भाई मैं भी वहाँ आना चाहता हूँ। जैसे निर्देश त्यागी जी हैं, वहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर थे, वेद थापर, मुकुल नाग, राकेश कपूर साहब, प्रदीप हंस, काफ़ी लोग ऐसे थे जो मुंबई में पहले काम कर चुके थे। तो मैंने उनसे पूछा, क्योंकि मैं कुछ अलग करने की चाह में, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि यार, मैं चाहता था कुछ अलग करूं, लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने। तो दो ही फील्ड हैं, या तो रंगमंच या जनमंच।
नेता हम बन नहीं सकते थे क्योंकि हमारे अंदर वो उस जैसी खूबियाँ नहीं थी। फिर हमने थिएटर की तरफ अपना रुख किया और वहाँ पे उसकी बारीकियाँ सीखी, उसको अच्छे ढंग से सीख कर उसके बाद फिर हमारे मित्र हैं राकेश कपूर साहब जो आजकल यूएस में हैं, वो एक सीरियल करने गए थे रामायण। उत्तर रामायण जब आया था उनको बुलाया था रामानंद सागर साहब ने। तो जब वो वापस आए तो वैसे हम लोग बेगमपुर पे खड़े थे यहाँ मेरठ में, तो मैंने कहा राकेश भाई क्या सारी ज़िंदगी हम ये थिएटर ही करते रहें, कभी हम अपनी टीवी में फ़ोटो भी देखेंगे या नहीं? तो इत्तेफाक से शायद उनके मुख पर सरस्वती विराजमान थी। कह रहे क्रिश चिंता मत कर, इस साल तेरे को मैं कोई ना कोई सीरियल में काम जरूर दिला दूंगा। बस फिर क्या था कि एक मिस्टर एन के माथुर साहब मेरठ में एक शूटिंग करने आए, यहाँ इलेक्ट्रा वर्ड हुआ करता था, मुझे माथुर साहब से उन्होंने मिलवाया। पहला सीरियल मैंने किया आसमान की ओर। बस वो काम किया, लोगों को मेरा काम पसंद आया और बस वही फिर ये कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की ओर, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। गिरीश जी, दूसरा सवाल हमारा आपसे ये है कि जैसे आपने अभी कहा रंगमंच और जनमंच, अगर इसको एक लाइन में आपसे कहा जाए कि दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में कोई फ़र्क नहीं है कायदे में। तो वो भी शोहरत, दौलत, इज्जत मिलती है, यहाँ भी दौलत, शोहरत, इज्जत मिलती है अगर ऊपर वाला देना चाहे तो। सब कुछ उसके ऊपर ही है, हम कुछ करते नहीं है एक्चुअल में। ईश्वर भगवान वाहेगुरु ये कहते हैं कि मनुष्य तू वो करता है जो तू चाहता है, और एक्चुअल में होता हुआ है जो मैं चाहता हूँ, इसलिए तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहेगा। एक्चुअल में तो ये है, और दोनों फील्ड एक जैसी ही हैं, दोनों में सब कुछ है, नाम दाम दौलत शोहरत इज्जत मान सम्मान, लेकिन वो तब तक है जब तक वो अपने शुक्र को बचा कर रखेगा, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। अगर भाई आप नेतागिरी कर रहे हैं और उसमें भ्रष्टाचार करोगे तो भाई एक ना एक दिन जेल जाओगे। ऐसे अगर हम अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं रहेंगे तो हम भी कहीं ना कहीं कुछ दिनों बाद हम भी अपने घर बैठ जाएंगे। इसलिए ईमानदारी, उस कार्य के प्रति लगन, सच्ची श्रद्धा होगी तो आप बिल्कुल कामयाब होंगे और ईश्वर आपकी पूरी मदद करेंगे। सुना है आप कुछ अच्छी फिल्में आने वाली हैं। जी जी। तो उसके डायलॉग्स तो हम नहीं आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि वो अच्छा नहीं होगा, लेकिन आपका सबसे अच्छा डायलॉग अब तक के कैरियर का जो आपको याद है, आप दर्शकों को बताएंगे? बहुत सारे हैं और काफ़ी फिल्में की हैं, काफ़ी सीरियल किए हैं, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है जो हमें डायलॉग मिलता है हैंड टू हैंड, हमें स्क्रिप्ट मिलती है, हम याद करते हैं उसको, जितना हमें आता है, जितना भी आता है थोड़ा बहुत उसके तरीके से बोल देते हैं। डायरेक्टर को पसंद आ जाता है, पब्लिक को पसंद आ जाता है। बस यही खुशी है कि जब हम रास्ते में सुबह चलते हैं, लोग जब हमें उस नाम से बुलाते हैं तो हमें थोड़ा खुशी सी होती है कि हाँ यार चलो अपना काम जो हमने किया था लोगों के जहन में आ गया। कुछ फिल्में जैसे अभी बंटी बबली की, बंटी बबली पार्ट 2, शमशेरा, रेस 3, हाउसफुल 4, पोस्टर बॉय, और अभी काफ़ी फिल्में और मेरी आ रही हैं जिसमें कि करण जौहर सर की फिल्म है, धर्मा प्रोडक्शन की मिस्टर एंड मिसिज माही, और मैं मधुर भंडारकर सर की एक फिल्म कर रहा हूँ, इंडिया लॉकडाउन। एक मैं फिल्म शेम जो मेरी बिल्कुल तैयार है, वो बिल्कुल रिलीज़ पर खड़ी है, और एक मिस्टर अशोक त्यागी जो कि मेरठ से ही हैं डायरेक्टर, उनकी फिल्म मैं कर रहा हूँ रेड, जिसमें कृष्णा अभिषेक और काफ़ी स्टार कास्ट है, और काफ़ी सीरियल वेब सीरीज काफ़ी जो भी मैंने कभी, जब मैं इस बार मुंबई गया था मैंने कभी काम को ये नहीं देखा छोटा है बड़ा है, मैंने सिर्फ काम को काम समझा और उसे शिद्दत और ईमानदारी से किया, और आज उसका फल आप सबके सामने है। और जहाँ तक डायलॉग की बात है तो डायलॉग तो बहुत सारे थिएटर में ही बोले हैं, फिल्मों में भी बोले हैं। अभी जो मैं नई फिल्म है उसका एक डायलॉग, क्या उसका एक सीक्वेंस थोड़ा सा आपको पता, बड़ी कॉमेडी सीक्वेंस है कि फिल्म है मिस्टर एंड मिसिज माही जो करण जौहर सर की फिल्म है, उसमें मैं राजकुमार राव के फादर जो कुमुद मिश्रा जी हैं उनके पड़ोसी का करेक्टर कर रहा हूँ। तो उसमें क्या हम उसको छेड़ते हैं, मेरी आदत है पंगे लेने की, तो दुकान में चोरी हो जाती है उनके, और बिना मतलब में जिसका कोई मेरा लेना देना नहीं, खाम के वहाँ चले जाते हैं। तो वो पंगा मुझसे पुलिस वाला उनसे पूछ रहा है कितना चोरी हुआ, क्या हुआ, तो बात उनसे कर, लेकिन मैं सर मैं बताता हूँ आपको, कल मैंने खुद इनके बेटे को 8:30 बजे ना दुकान से निकलते हुए देखा था। उसके फादर मुझे बोलते अरे 8:30 नहीं, हमारी दुकान तो 10 बजे बंद होती है। अरे नहीं, कल माही खुद 8:30 बजे बंद करके गया था, मैंने खुद देखा है, कान में मोबाइल लगा हुआ था, और मैंने राम राम बोला, उसने राम राम का जवाब भी नहीं दिया, मुझे बहुत बुरा लगा। इस तरह से फिर बाद में बोलता है, अरे वो कहता है तुम चुप बैठो यार, करते करते वो इस पॉइंट पर बोलता है
मैं बहुत बार बोलता हूँ, अरे सर उसके कान पे मोबाइल था ना, मतलब इस तरह की कॉमेडी सीक्वेंस बड़ी मस्त है और बहुत अच्छा शूट हुआ है। ईश्वर करे वो आएगा तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। मैं आगे की इसलिए स्टोरी नहीं बताना चाहता क्योंकि फिल्म का मजा तो फिर थिएटर में आके देखेगा। तो ये कॉमेडी सीक्वेंस हमने की थी एक बहुत अच्छी, जिसमें मैं, राजकुमार राव और कुमुद मिश्रा जी हैं। दूसरा, हमें थोड़ा हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि जैसे बहुत सारी सीरियल्स में और फिल्मों में भी आपने जो काम किया है, जी, कैसे तालमेल बैठाते हैं कि आपका कहीं कहीं जो है बहुत नेगेटिव रोल आता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव रोल आता है, वो शायद हम नहीं बोल पाएंगे लोग देखते हैं उसे, ठीक है, और फिर शो करने के बाद अचानक फिर पॉजिटिव भी होना पड़ता होगा, तो हाउ कैन पॉसिबल, ये कैसे आप जो है संभव कर पाते हैं एकदम से नेगेटिव और फिर एकदम से पॉजिटिव? देखिए कुछ ऐसे एपिसोड हुए मेरे साथ कि जो मुझे बाद में महसूस हुआ कि मुझे वो नहीं करने चाहिए थे या मुझे करने ही नहीं चाहिए थे। नेगेटिव जो आपने बोला बहुत ज़्यादा, वो कुछ 2-3, असल में क्या होता है वो इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है शुरू में। अब हमें बताया जाता है कि इतना है और हमने एक लिमिट बांधी हुई है अपनी एज के हिसाब से। जैसे हमने बंटी बबली में भी किया वही काम, वही रेस 3 में किया। बोला जाता है कि इतना सा हल्का सा वल्गर रहेगा, मैं कितना रहेगा कि हाँ किस्मत, चलो ये नॉर्मल क्राइम पेट्रोल में चलता है। अब जब आप सेट पे चले जाते हैं वहाँ पर वो इतने करते हैं, मैं ये चीज़ें कई बार बोलने की कोशिश करता, अच्छा वो आपने ये सवाल किया मुझसे। अब जब हम सेट पर पहुंच जाते हैं तो वो लोग हमें स्क्रिप्ट नहीं देते, हम बोलते हैं भी हमें स्क्रिप्ट दे दो, हमें स्क्रिप्ट नहीं देते। 2 दिन तक वो, जैसे 3 दिन का शेड्यूल है, 2 दिन वो टॉकी पोर्शन कराते हैं हमसे, तीसरे दिन वो अपनी औकात पर आ जाते हैं। अब 2 दिन का आपने किया हुआ है, तीसरे दिन अब मैं तो बल्कि मना किया, भाई नहीं हो सकता। फिर वो इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, अरे वो वाला फिर नाम ले लेके बड़े बड़े एक्टरों का, उन्होंने उसमें किया, अरे मैंने कहा उन्होंने किया है ठीक है, उनकी अपनी मर्जी है। अरे उनको यार 5, 10, 20 लाख रुपए पर डे मिलता है, हमको तुम 5,000 रुपये 8,000 रुपये देते हो, तो यार हम उसमें क्यों हों, ये सब चीज़ें क्यों करेंगे। तो कुछ चीज़ें मैं वो करने के बाद, सर आपने जिसका जिक्र किया मैं समझ रहा था, वो करने के बाद मैं 1.5-2 महीना डिप्रेशन में चला गया था। उसके बाद मैंने कहा नहीं, उसके बाद मैंने ईश्वर को, वाहिगुरु परमपिता परमेश्वर को याद किया, मेरी इज्जत बचाओ भाई कैसे भी। फिर मुझे पिछले 2 साल से बहुत अच्छे अच्छे काम मिले। मैंने कम से कम 40 से 50 एड इस साल में किए मैंने। और उसके बाद मैंने 2 वेब सीरीज़ की, मसावा मसाबा 2, उसके बाद ग्रेट वेडिंग ऑफ मुन्नीस, 1-2 मेरी वेब सीरीज यश चोपड़ा, यशराज फिल्म्स की आ रही है, क्या नाम है, गुड न्यूज़, और एक मैंने मतलब ये रेलवे मैन करके वो भी आ रही है। और उसके अलावा मैंने कुछ, फिर एक मुझे सीरियल मिला जिसमें कंटिन्यूटी ट्रैक था मेरा, जो काफ़ी हिट हुआ, बहुत पॉपुलर हुआ, आज लोग मुझे उसी से भी जानते हैं। ये क्या नाम है, भाग्य लक्ष्मी, उसमें पंडित का करेक्टर किया। तो वो करने के बाद आज मैं वो काम, मतलब उस तरह के रोल मैंने मना कर, अभी भी रोज़ आते रहते हैं उस तरह के, मैं हाथ जोड़ता हूँ भाई मैं उस तरह के रोल ना कर सकता हूँ, ना मैं उस रोल के लिए बना हूँ। तो ठीक है, कुछ हो गया था शुरुआत में, जैसे गए थे, नई नॉलेज होती, नहीं पता होता, और फिर किचन भी चलाना होता है, तो आदमी मजबूरियों में कुछ ना कुछ, कहते ना कि यहाँ रात का इंतज़ार कौन करे, दिन में क्या नहीं होता, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, वरना यूं तो कोई बेवफा नहीं होता। दूसरा, मुझे एक चीज़ और बताइए कि आप मेरठ, जी मेरठी हैं, आपको मेरठी कहा जाए 100% ज़्यादा बेहतर होगा। आप मेरठी हैं तो मेरठ के लोग जी कुछ प्रेरणा लेते होंगे, बहुत से कलाकार यहाँ रहते हैं, मुंबई जाने के लिए बारे में सोचते हैं कि हम भी मुंबई जाएंगे, इनके जैसा बनेंगे, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, उन्हें क्या सावधान रहना है और क्या चीज़ सीख लेनी है उनको, इसके बारे में हमारे जो दर्शक हैं उन्हें बताइए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस भी सज्जन को, जिस भी व्यक्ति को, जिस भी बच्चे को इस फील्ड के अंदर आना है, पहली बात तो ये है कि मुंबई आए, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि वो माया नगरी है, वहीं सब कुछ होता है। लेकिन ये सोच करना है कि मोहल्ले वाले ने, पड़ोसी ने, माता पिता ने कह दिया मेरा बच्चा तो बड़ा सुंदर लग रहा है, बड़ा स्मार्ट है, उसकी शक्ल तो उस जैसी है, कि ये कह दिया तो आप मुंबई चले जाएंगे। नहीं, आप यहाँ पर थिएटर कीजिए, कोई क्लास ज्वाइन कीजिए, अपने डिक्शन पर ध्यान दीजिए, अपने प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिए, और उसके अलावा सीख कर जाएं, क्योंकि वहाँ पर कोई आपको सिखाएगा नहीं, पहली बात तो ये है। और सब चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि हमें भी कॉम्प्लेक्स है किसी बात का। वो वैसे तो मैं खुद मानता हूँ कि ये फील्ड या कोई भी फील्ड भाग्य से चलती है, किस्मत में चलती है, कोई भी कभी भी स्टार बन सकता है। काफ़ी लोगों के उदाहरण हैं
इंडस्ट्री में भी, लेकिन उसके बाद अगर आप सीख के आएंगे आपको परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। बाकी जो भी मदद हमसे हो सकती है, क्योंकि हमने वहाँ पर 10-12 साल रेगुलर अब दिए हैं, उससे पहले भी दिए हैं, हम उसे समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि भी किस तरह से कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ रहना चाहिए, किस तरह से आपको कम खर्चा होगा, कहाँ ऑडिशंस होते हैं, कहाँ, क्योंकि देना ऑडिशंस खुद आपको है। यहाँ पर सोर्स से, सिफारिश से, रिश्वत से, पैसे से कभी काम नहीं मिलता। काम सिर्फ मिलेगा तो आपके अपने टैलेंट पर और अपने भाग्य पर। किसी के कहने से कोई काम नहीं वहाँ पर देता, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए की फिल्म बनती है। वो मुझे या किसी और को क्यों देखना जाएगा? आपके अंदर टैलेंट होगा, 100% आपका वो ऑडिशन लेंगे, ऑडिशन उनको अच्छा लगेगा, वो आगे चैनल में भेजेंगे, चैनल के क्रिएटिव उनको देखेंगे, उनको अच्छा लगेगा तो वो आपके लिए रोल निकालेंगे और आपको वो रोल देंगे। लेकिन यहाँ पर सीख कर जाना पड़ेगा आपको, चाहे उसको थिएटर से सीखें या घर पर आप प्रैक्टिस करें या किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें। लेकिन आप ये सोचें कि मैं सुंदर लग रहा हूँ, क्योंकि वहाँ लाइन बोलनी पड़ती है और कैमरा इतना सेंसिटिव होता है, ये किसी का भी सगा नहीं है, सिर्फ उसका सगा है जो वहाँ बोल सकता है। इसलिए कैमरे से हाथ जोड़कर उस माँ सरस्वती को याद करके, और मुश्किल कुछ नहीं है, असंभव भी कुछ नहीं है। आप आइए, मुंबई दोनों हाथों से आपका स्वागत करती है, सबका स्वागत करती है। मुंबा देवी की नगरी है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, ईमानदारी से, शिद्दत से आप आएँ और लगन से आएँ, और उसके अलावा एक मेहनत करके आएँ, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी बस इस काम को करने में। असंभव को संभव करने वाले गिरीश थापर जी अभी और कुछ सवालों का जवाब हमारे देंगे। एक सवाल हमारा और है आपसे कि ऐसा क्या है जो आप अभी अपनी ज़िंदगी में, मुझे भूख लगती है, आपको देख करके ऐसा लग रहा है कि अभी आपके अंदर बड़ी भूख है। बहुत है अभी तो ऐसा क्या है जो आप करना चाहते हैं, जो मतलब इस स्टेज तक क्या करना चाहते हैं आपके अंदर, क्या वो जो हिलोरे ले रहा है, वो हमारे दर्शकों को और मेरठ के लोगों को ज़रूर बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं। कुछ तो मिशन होता है आदमी का अपना एक। बिल्कुल। तो मेरा ये मिशन यही है कि जो मैंने इस इंडस्ट्री को जितना भी टाइम दिया है और जितना अल्प मात्रा में सीखा है, मैं चाहता हूँ कि मेरे जो हमने वहाँ कष्ट देखे हैं, रहने का, खाने का, प्रोडक्शन हाउस ढूंढने का, मेरा ये मिशन है कि भगवान ईश्वर मुझे थोड़ा सा पैसा दे, मैं वहाँ पर 2 BHK का फ्लैट लूँगा, अलग से, अपने से अलग, और उसमें उन लोगों के लिए मैं व्यवस्था करूंगा जो यहाँ से स्ट्रगल करने में जाते हैं। अभी 5-7-10 दिन की व्यवस्था मेरी तरफ से। आप यहाँ आओ, मैं आपको रास्ता बताऊंगा, दिखाऊंगा कैसे मतलब किस तरह से काम मिलता है और क्यों मिलता है और क्यों नहीं मिलता है, मैं सारी चीज़ें बता सकता हूँ उसको आज के डेट के अंदर। लेकिन ये मेरा मिशन है कि मैं उनको ये, जैसे हम भटके हैं वो कोई लोग ना भटकें, क्योंकि वहाँ पर कोई रास्ता नहीं दिखाता, वहाँ सब कुएं में डालते हैं और सिर्फ पैसा खींचने के लिए और गलत तरह से उनका व्यवहार करते हैं। इसलिए, और जहाँ तक मेरी अपनी बात है, मैं तो समझ लो कि एक चम्मच पानी लेने गया था मुंबई, और मुझे मालूम भी नहीं था कि मुंबई मुझे इतना प्यार, स्नेह और इतना सब कुछ देगी। मुझे तो सच में एक चम्मच पानी लेने गया था, मुझे तो पूरा समुद्र मिल गया। और मैं अपने बारे में यही कहूँगा कि मिट्टी है तो पल भर में बिखर जाएंगे हम, मिट्टी हैं तो पल भर में बिखर जाएंगे हम, खुशबू हैं तो हर दौर को महकाएंगे हम रूहे सफ़र हैं, हमें नामों से ना जान, कल फिर किसी और नाम से आ जाएंगे हम। गिरीश थापर जी ने बहुत समय दिया हमारे जनवाणी के दर्शकों के लिए। अब हम अंत में एक और निवेदन करेंगे आपसे कि हमारे दर्शकों के लिए 2 शब्द आप कहिए, ताकि आपके जो हमारा साक्षात्कार है, इस साक्षात्कार के बारे में वो कमेंट भी करें और इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। और मुझे उम्मीद है कि आप भी इसको बॉलीवुड और माया नगरी तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आज जनवाणी समूह गॉडविन ग्रुप ने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया। और जहाँ तक मैं सच बताऊँ ना, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ कि शाख से टूट कर गिरने की सज़ा दो मुझको, मैं एक पत्ता ही तो हूँ, क्यों ना हवा दो मुझको। मैं जो शीशा हूं तो सजा दो किसी तस्वीर के साथ, मैं जो पत्थर हूं तो रास्ते से हटा दो मुझे। मैं तुम्हें अपनी निगाहों से ना गिरने दूंगा, तुम चाहो तो नज़रों से गिरा दो मुझे। मैं मेरठ के आसपास के क्षेत्र के तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे आज तक के सभी कामों को इतना प्यार, स्नेह, आशीर्वाद दिया है ना। और मैं चाहता हूं कि इस इंटरव्यू के माध्यम से आप मुझे उतना ही प्यार, स्नेह, आशीर्वाद मेरे आने वाले काम्स को, और आप मेरे को दुआओं में हमेशा याद रखो, क्योंकि आप सबकी दुआएं मेरे लिए
बहुत काम करते हैं, क्योंकि जैसे थिएटर में हम लोग काम करते हैं तो तालियां काम करती हैं, तालियां हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करती हैं। ऐसी आप सबकी दुआएं मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करती हैं। आप सब दुआएं देते रहेंगे, आप सब आशीर्वाद देते रहेंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि अपने शहर का, आप सबका नाम ऊंचाई करूंगा, गिराऊंगा नहीं। और बस अंत में मैं यही कहूंगा कि कितनी जल्दी ये मुलाकात गुजर जाती है, प्यास बुझती नहीं बरसात गुजर जाती है। और अपनी यादों से कहना कि वो इस तरह ना आया करें, क्योंकि नींद आती नहीं रात गुजर जाती है। और समेट लो सितारों को बाहों में, दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर आपकी हमारी मुलाकात होगी। और अंत में 2 लाइनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बाकी सर अगर कुछ पूछना चाहेंगे तो बिल्कुल स्वागत है। कि मेरे उलझे हुए ख्वाबों को असूलों का तराजू दे दे। मैं ईश्वर वाहिगुरु परमपिता परमेश्वर से बस यही कहता हूं कि मेरे उलझे हुए ख्वाबों को असूलों का तराजू दे दे। मेरे भगवन मुझे मेरे जज्बात पे काबू दे दे। मैं समंदर भी किसी गैर के हाथ से ना लूं, एक कतरा भी समंदर है जो तू दे दे। धन्यवाद, आपने इतना समय दिया जनवाणी न्यूज़ के लिए। अब हम अपनी वाणी को भी विराम देंगे और आपको भी आराम देंगे। क्या बात है, जय माता दी। जनवाणी न्यूज़ पर ये थे गिरीश थापर जी। और अब हम जो है, यह कार्यक्रम हमारा यहीं संपन्न होता है। अगले एपिसोड में किसी और फनकार से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल जनवाणी न्यूज़ को सभी लोग कमेंट भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए।